Hello and good morning to all of you. Today we are going to read verb, its definition, kinds, and how do we conjugate a verb and why do we conjugate a verb. आज के इस क्लास में हम वर्ब यानी क्रिया के बारे में पढ़ेंगे, उसकी परिभाषा, उसके प्रकार और हम क्रिया को अलग अलग फॉर्म्स में क्यों और कैसे बदलते हैं इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो उसके पहले हम जान लें कि वर्ब क्या है। व्हाट इज अ वर्ब? इंग्लिश में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, preposition, conjunction and interjection। तो इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब एक है। अब वर्ब जो है पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच का फाउंडेशन है, नींव हम उसको बोल सकते हैं। वर्ब की जानकारी हमें बहुत सारे चीजों के लिए पड़ती है। तो व्हाट इज अ वर्ब? वर्ब क्या है? वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स। हम जो भी काम करते हैं, जो भी एक्शन करते हैं, उसको बताने वाले जो शब्द होते हैं, उन शब्दों को हम वर्ब कहते हैं। वर्ब हम अलग अलग टेंसेस में हम वर्ब के प्रकार को बदल बदल कर बोलते हैं। तो verbs have different tenses which tell us when an action happened or when an action was taken place. It shows us what someone or something has done. So whatever action we do, the words that show the actions done by us is known as verb. अब वर्ब को हम मुख्यतः 2 भाग में बांट देते हैं। पहला है मेन वर्ब और दूसरा है ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। अब मेन वर्ब क्या है? व्हाट इज मेन वर्ब? द मेन वर्ब शोज एक्शन और एक्टिविटी ऑफ द सब्जेक्ट। दे कैन स्टैंड अलोन। जो मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है, वो सब्जेक्ट यानी कर्ता के कार्य को बताता है और ये अपने आप में पूर्ण होता है। जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, द सन शाइन्स। इस वाक्य में शाइन्स जो है वो मेन वर्ब है। हम बोल सकते हैं राम रन्स अ रेस। इस वाक्य में रन्स जो है वो वर्ब है। या द बस स्टॉप्स इन द बस स्टॉप। इस वाक्य में स्टॉप्स वर्ब है। तो ये जो मेन वर्ब है वो अपने आप में पूर्ण होते हैं। दूसरा है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को हिंदी में हम बोलते हैं सहायक क्रिया, या इंग्लिश में उसको दूसरे शब्दों में हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब जो है ये मुख्य क्रिया को, मेन वर्ब को अधिक मीनिंग देता है। इट गिव्स मोर मीनिंग टू द मेन वर्ब और ये अपने आप में पूर्ण नहीं होता है। दे कैनॉट स्टैंड अलोन एंड दे रिक्वायर द मेन वर्ब फॉर देयर कंप्लीट मीनिंग। जब तक कि हम ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के साथ में मेन वर्ब या मुख्य क्रिया को नहीं लगा लेते तो उसका अर्थ जो है वो पूर्ण नहीं होता है। ऑक्सिलरी वर्ब का एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं। बी है, वॉज, हैज, हैव, had, is, was, can, shall, will, may, might। ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। हेल्पिंग वर्ब्स को कभी कभी हम मुख्य वर्ब के तरह भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है वो मेन वर्ब के साथ मिल करके उसका प्रयोग होता है। ऑक्सिलरी वर्ब्स को भी हम 2 भागों में बांट देते हैं। एक है बी वर्ब्स और दूसरा है मॉडल वर्ब्स। अब ये मॉडल वर्ब्स क्या है? मॉडल वर्ब्स जो है वो हम मुख्यतः 5 भाग में उसको बांट देते हैं। मॉडल वर्ब्स जो है वो जैसा कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, हैव टू, ऑट टू इत्यादि जो है ये मॉडल वर्ब्स है। मॉडल वर्ब्स जो है वो हमको
हेल्पिंग वर्ब कम, और वो हमको क्या बताता है, वो एबिलिटी बताता है। एबिलिटी यानी किसी भी कार्य को करने की क्षमता। दूसरा है वो हमको परमिशन बताता है। परमिशन यानी किसी भी चीज का अगर हमको आज्ञा लेना है तो परमिशन बताता है। एडवाइस सलाह। ऑब्लिगेशन किसी भी कार्य को करने की बाध्यता जो होती है वो, उसके लिए हम मॉडल वर्ब्स का यूज करते हैं। पॉसिबिलिटी यानी किसी भी कार्य के होने की संभावना जो है उसके लिए हम मॉडल वर्ब्स को यूज करते हैं। जैसा एबिलिटी के लिए हम कैन और कुड यूज कर सकते हैं। जैसा अगर हम बोलेंगे द बॉय कैन लिफ्ट द हैवी बॉक्स, यहाँ पर कैन लिफ्ट यानी द कैन लिफ्ट द हैवी बॉक्स यानी भारी बक्से को लड़का उठा सकता है। तो यहाँ पर कैन जो है उस लड़के की क्षमता को दिखाता है। दूसरा है परमिशन। परमिशन में मे है, कैन है, कुड है। जैसे हम क्लास में अंदर आने से पहले पूछते हैं मे आई कम इन, यहाँ पर हम मे यहाँ पर परमिशन के रूप में यूज हो रहा है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं। एडवाइस हम बोलते हैं, जैसा हम सेंटेंस एक एग्जांपल लिए, यू शुड ओबे योर टीचर्स यानी आपको अपने शिक्षकों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो ये एक प्रकार का एडवाइस है। ऑब्लिगेशन यानी किसी भी कार्य को करने की बाध्यता। जैसे यू मस्ट कम टू स्कूल ऑन द इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन आपको विद्यालय आना ही है, तो मस्ट। ऑट टू, यू ऑट टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, आपको ट्रैफिक रूल्स का पालन करना ही है, तो ये ऑब्लिगेशन है। दूसरा है पॉसिबिलिटी यानी किसी भी घटना को या किसी भी कार्य के होने की संभावना। जैसे हम बोलते हैं इट मे रेन टुनाइट, आज रात बारिश हो सकती है। ही माइट विजिट इंडिया नेक्स्ट मंथ, वह अगले महीना भारत आ सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी है। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स और मॉडल वर्ब्स ऐसे दो भागों में हम वर्ब्स को बांट देते हैं। हम एक और तरीके से वर्ब को दो भाग में बांट सकते हैं। जैसे हमने मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब में बांटा, वैसे हम एक और तरीके से वर्ब को बांट सकते हैं और वो है ट्रांसिटिव एंड इनट्रांसिटिव वर्ब, जिसको हिंदी में बोलते हैं सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक यानी कर्म के साथ, ट्रांजिटिव। अकर्मक यानी इनट्रांजिटिव, बिना कर्म के। अब सकर्मक क्रिया या ट्रांजिटिव वर्ब क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब ऑलवेज रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्म। तो सकर्मक क्रिया के साथ हमेशा एक कर्म होता है, ऑब्जेक्ट, जो या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। तो कैसे बनेगा? सब्जेक्ट प्लस ट्रांजिटिव वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, आई ईट एन एप्पल, मैंने एक सेब खाया। यहां पर ईट जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव इसलिए है क्योंकि वर्ब जो है क्रिया, उसका प्रभाव कर्म पर पड़ता है। हमने खाया, क्या खाया? सेब खाया। ईट what? An apple. Intransitive verb does not have a direct object. Intransitive verb जो है उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या डायरेक्ट कर्म, सीधा सीधा कर्म उसका नहीं होता है। कहने का मतलब ये है इंट्रांजिटिव वर्ब का जो क्रिया है, इंट्रांजिटिव वर्ब, उसका प्रभाव कर्म पर नहीं पड़ता। The subject does the action of the verb and nothing receives the action, या the action is not passed on to the object. Intransitive verb में
जो भी कार्य होता है उसका प्रभाव कर्म पर नहीं पड़ता है। जैसे कि हम बोलेंगे आई स्माइल, मैं मुस्कुराता हूँ। आई स्लीप, मैं सोता हूँ। तो यहाँ पर क्या सोता हूँ या क्या मुस्कुराता हूँ उसका हमको कोई आंसर नहीं मिलता, इसलिए ऐसे वर्ब हम इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, क्योंकि इसके लिए हमको कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम एक और तरीके से वर्ब को विभाजित कर सकते हैं, और वो है फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। अब फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब्स में क्या अंतर है? किन वर्ब्स को हम फाइनाइट बोलते हैं और किन वर्ब्स को नॉन फाइनाइट बोलते हैं? अ फाइनाइट वर्ब लिमिट्स इट्स यूसेज अकॉर्डिंग टू द नंबर, टेंस एंड पर्सन ऑफ इट्स सब्जेक्ट। किसी भी वाक्य में कर्ता के हिसाब से या वचन के हिसाब से या काल के हिसाब से हम अगर क्रिया में परिवर्तन कर सकते हैं तो ऐसे परिवर्तनशील क्रिया को हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। जैसा हम उदाहरण एग्जाम्पल ले लें, आई ईट एन आइसक्रीम एवरी डे, मैं प्रतिदिन एक आइसक्रीम खाता हूँ। ये प्रेजेंट टेंस हो गया। तो टेंस के हिसाब से अब उसी को अगर हम पास्ट टेंस में बोले तो आई एट अ पेस्ट्री यस्टरडे, मैंने कल एक पेस्ट्री खाया। तो पहले सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में ईट खाता हूं और दूसरा पास्ट टेंस में एट खाया। तो खाता हूं का परिवर्तन यहाँ टेंस के हिसाब से चेंज हो गया। उसी प्रकार से आई लाइक टू प्ले इन द इवनिंग और शी लाइक्स टू प्ले इन द इवनिंग। पहले वाक्य में आई फर्स्ट पर्सन में है, दूसरे वाक्य में शी थर्ड पर्सन में है। तो पर्सन के हिसाब से हमारा वर्ब जो है पहले वाक्य में लाइक और दूसरे में लाइक्स है, तो परिवर्तन हो गया। उसी प्रकार से वचन या नंबर को लेकर के हम वर्ब जब यूज करते हैं तो उसमें भी परिवर्तन आता है। अ राइप मैंगो टेस्ट्स स्वीट, ये हो गया अ राइप मैंगो, एक वचन यानी सिंगुलर, राइप मैंगो, ए मैंगो टेस्ट्स स्वीट। जब उसी को हम बहुवचन में बोलेंगे तो राइप मैंगोज टेस्ट स्वीट, पके हुए आमों का स्वाद मीठा होता है। तो यहाँ टेस्ट और टेस्ट दोनों में परिवर्तन आया नंबर यानी वचन के हिसाब से। तो ऐसे जितने भी वर्ब्स हैं जो नंबर, टेंस या पर्सन के हिसाब से चेंज होता है, ऐसे सारे चेंजेबल वर्ब्स को हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। उसके विपरीत नॉन फाइनाइट वर्ब। अ नॉन फाइनाइट वर्ब does not have any agreement with its subject regarding its tense, person or number. नॉन फाइनाइट वर्ब में कर्ता के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं होता है उसके टेंस को या पर्सन को या नंबर को लेकर के कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता है। जैसा हम एक उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल, he found the market at a walking distance. He found the market at a walking distance. इस वाक्य में दो वर्ब हैं, एक है found और दूसरा है walking। दूसरा एक वाक्य हम लेते हैं, मोहन will find the market at a walking place. अब यहाँ पर मोहन will find the market at a walking distance, दूसरे वाक्य में will find फ्यूचर टेंस में है और यहाँ वॉकिंग डिस्टेंस। तो पहला और दूसरे दोनों वाक्य में वॉकिंग में कोई परिवर्तन नहीं आया है, लेकिन पहले वाला जो वर्ब है फाउंड और दूसरे सेंटेंस में विल फाइंड, ये दोनों में परिवर्तन है, इसलिए हम फाउंड या विल फाइंड को हम फाइनाइट वर्ब बोलेंगे और वॉकिंग को हम नॉन फाइनाइट वर्ब बोलेंगे। उसी प्रकार से दूसरा हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, द बार्किंग डॉग वॉज ब्लैक इन कलर, या स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ।
एक उदाहरण और लेते हैं, आकाश वेंट टू यूएस टू स्टडी। अब हम देखेंगे इन वाक्यों में वॉकिंग है, बार्किंग है, स्मोकिंग है या टू स्टडी, ये वाक्य में या तो नाउन के रूप में यूज होता है या एडजेक्टिव या एडवर्ब। तो ये तीनों वाक्य में हम देखते हैं कि हालांकि वॉकिंग, बार्किंग, स्मोकिंग या टू स्टडी ये सारे वर्ब्स हैं, लेकिन इन पर पर्सन या नंबर या टेंस के हिसाब से कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो ऐसे वर्ब्स को हम बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। तो नॉन फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत आता है जीरंड, इन्फिनिटिव एंड पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स भी दो होते हैं, एक पास्ट पार्टिसिपल जो ईडी या ईएन फॉर्म वाला होता है और एक प्रेजेंट पार्टिसिपल जो आईएनजी फॉर्म वाला होता है। अब हम आगे देखेंगे कि ये जीरंड, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल्स क्या हैं। अब हम देखेंगे कि जीरंड, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल्स क्या हैं। व्हाट इज अ जीरंड? अ जीरंड इज दैट वर्ब which acts as a noun in a sentence। हमने बहुत सारे जगहों पे जीरंड यूज होते हुए देखा है। जैसे आपने सिगरेट के पैकेट्स देखे हैं, उसमें लिखा रहता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग यानी बीड़ी या सिगरेट कुछ भी पीना होता है, लेकिन यहाँ पर स्मोकिंग जो है वो नाउन के जैसे यूज हो रहा है। उसी प्रकार से अगर हम बोलेंगे स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तैरना एक अच्छा कसरत है, या रनिंग इज अ गुड हैबिट, रनिंग एक अच्छा हैबिट है। तो ये सारे जो वर्ब्स हैं, रनिंग है, स्विमिंग है, डांसिंग है, इन तीनों वाक्यों में जीरंड के रूप में यूज हुए। इट इज नॉट यूज लाइक अ वर्ब, ये यहाँ पर क्रिया नहीं है, ये वो क्रिया का रूप है जो नाउन या संज्ञा के जैसे उसका प्रयोग वाक्यों में किया जा रहा है। उसी प्रकार से इन्फिनिटिव्स। इन्फिनिटिव्स क्या है? इन्फिनिटिव्स आर वर्ब्स दैट एक्ट एज एडवर्ब इन अ सेंटेंस। जो एडवर्ब के जैसे वाक्यों में प्रयोग होता है उसको हम बोलते हैं इन्फिनिटिव्स। इन्फिनिटिव्स आर मेड ऑफ टू वर्ड्स। दो शब्दों से मिलकर के ये बनता है, टू प्लस वर्ब। वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है उसके पहले हम टू लगा करके, जैसा टू गो, टू ईट, टू प्ले, टू स्टडी, ऐसा जो वर्ब्स बनता है जिसके आगे टू लगता है वो सारे इन्फिनिटिव्स हैं। जैसा एग्जाम्पल के लिए, डू यू स्वेयर टू टेल द ट्रूथ, तो यहाँ पर टू टेल इन्फिनिटिव है। ही वुड प्रेफर टू ईट राइस, यहाँ पर टू ईट इन्फिनिटिव है। उसी प्रकार से पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स जो है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, लेकिन यही पार्टिसिपल्स को हम सेंटेंसेस में एडजेक्टिव्स के जैसे उसका उपयोग करते हैं। तो जो भी वर्ब वाक्यों में एडजेक्टिव या विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है उसको हम बोलते हैं पार्टिसिपल्स। अब पार्टिसिपल्स भी प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है जिसमें आईएनजी लगता है, और पास्ट पार्टिसिपल होता है जिसमें ईडी या ईएन लगता है। जैसे हम उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल अगर हम बोलेंगे, द बर्निंग कैंडल लाइटेड द डार्क रूम, जलता हुआ कैंडल अंधेरे कमरे को रोशन कर रहा था। तो यहाँ पर बर्निंग कैंडल, कैसा कैंडल? बर्निंग कैंडल, जलता हुआ कैंडल। द रनिंग चाइल्ड फेल डाउन एंड गॉट हर्ट, दौड़ता हुआ बच्चा गिरा और उसे चोट लग गई। तो कैसा बच्चा? दौड़ता हुआ बच्चा। तो यहाँ पर बर्निंग और रनिंग ये दोनों वर्ब्स एडजेक्टिव के जैसे यूज हो रहे हैं, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। उसी प्रकार से पास्ट पार्टिसिपल है, द ब्रोकन चेयर वॉज थ्रोन आउट, टूटे हुए कुर्सी को बाहर फेंक दिया गया। या द विदर्ड फ्लावर्स वेर नॉट पिक्ड अप, गिरे हुए या बिखरे हुए फूलों को उठाया नहीं गया। तो यहाँ पर कैसा चेयर? ब्रोकन चेयर। कैसे फूल? विदर्ड फूल। तो यहाँ पर ब्रोकन और विदर्ड दोनों वर्ब होने के बावजूद भी
एडजेक्टिव्स के जैसे यूज हो रहे हैं, इसलिए ये पास्ट पार्टिसिपल है। तो जो भी वर्ब्स है जिसको हम जीरंड या इन्फिनिटिव या पार्टिसिपल्स के रूप में वाक्यों में प्रयोग करते हैं, उन सारे वर्ब्स को हम बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। और इन नॉन फाइनाइट वर्ब्स में कभी कोई परिवर्तन नहीं आता है। टेंस, पर्सन या नंबर को लेकर के कभी भी इन नॉन फाइनाइट वर्ब्स में सेंटेंस में परिवर्तन नहीं आता है। अब हम आगे पढ़ेंगे कंजुगेशन ऑफ वर्ब्स, यानी क्रियाओं का रूप परिवर्तन। क्रियाओं का रूप परिवर्तन हम क्यों करते हैं और कैसे करते हैं? तो इसकी परिभाषा क्या है? कंजुगेशन क्या है? चेंजिंग अ वर्ब इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट पार्टिसिपल और कंटिन्यूअस फॉर्म to match a subject is known as conjugation. किसी भी क्रिया का रूप में परिवर्तन जब हम करते हैं उसके कर्ता के साथ मेल कराने के लिए, तो इस रूप परिवर्तन को हम बोलते हैं कंजुगेशन ऑफ वर्ड। इट शोज टेंस और टाइम ऑफ अ वर्क डन। हम क्रिया के रूपों में परिवर्तन इसलिए लाते हैं ताकि हम कार्य के होने का समय या काल को बता सके। जैसा एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसा राइट वर्ड है, राइट को हम WRITE राइट यानी लिखना, इस वर्ड को हम कैसे कंजुगेट करेंगे, इस वर्ब को कैसे कंजुगेट करेंगे? तो राइट, रोट, रिटन, राइटिंग। रीड है रीड, रेड, रेड, रीडिंग। रन, रैन, रन, रनिंग। पुट, 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 पुटिंग। तो इस प्रकार से हम वर्ब्स को अलग अलग रूप में बदलते हैं या परिवर्तित करते हैं, उसको हम बोलते हैं कंजुगेशन ऑफ वर्ब। ये इसलिए भी जरूरी है ताकि हम कार्य के होने का समय को सही ढंग से बता सकें। अब हम ये जानेंगे कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है। व्हाट इज अ सब्जेक्ट एंड व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? Subject is an element in a sentence that does the action. Subject को हिंदी में बोलते हैं कर्ता, और कर्ता वाक्य का वह हिस्सा है जो कार्य को करता है। They are usually nouns or pronouns and they are at the start of the sentence. सब्जेक्ट जो है या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है या संज्ञा होता है या सर्वनाम होता है, और ये किसी भी वाक्य के शुरुआत में लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, टॉम रन्स फास्ट, राम प्रैक्टिसेस पियानो एवरी डे। अब इन दोनों वाक्यों में टॉम और राम ये दोनों सब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट यानी कर्ता, क्योंकि ये कार्य करने वाले हैं। पहला वाक्य में कार्य हो रहा है रन यानी दौड़ने का, तो दौड़ने का काम कौन कर रहा है? टॉम। दूसरे वाक्य में है प्रैक्टिस करना, तो प्रैक्टिस करने का काम कौन कर रहा है? राम। तो ये दोनों टॉम और राम कार्य करने वाले हैं या डूअर है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं सब्जेक्ट। दूसरा है सब्जेक्ट्स आर ऑल्सो एलिमेंट्स एट द स्टार्ट ऑफ अ सेंटेंस अबाउट विच वी डिस्क्राइब। कई बार ऐसा भी होता है कि सब्जेक्ट सिर्फ कार्य करने वाला या डूअर बस नहीं होता। सब्जेक्ट हम उसको भी बोलते हैं जिसके बारे में हम वाक्य में आगे वर्णन करते हैं। जैसा फॉर एग्जाम्पल, एलिफेंट्स आर ह्यूज एनिमल्स या लीव्स आर ग्रीन इन कलर। हाथी बहुत बड़ा जानवर होता है। तो यहाँ पर हाथी कोई काम नहीं कर रहा है, हम हाथी के विषय में बता रहे हैं कि हाथी एक बड़ा जानवर होता है। या लीव्स आर ग्रीन इन कलर, यहाँ पत्ते कोई काम नहीं कर रहे हैं, हम पत्तों के बारे में बता रहे हैं कि वो हरे रंग का होता है। तो यहाँ पर एलिफेंट्स और लीव्स भी सब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट्स कैन फॉर्म अ सिंगल वर्ड और मोर देन वन वर्ड। सब्जेक्ट सिर्फ एक शब्द का नहीं होता है, कई बार सब्जेक्ट्स एक से अधिक शब्दों से मिलकर भी बनता है। जैसा एग्जाम्पल है,
यश इज अ फिल्म डायरेक्टर, यश एक फिल्म डायरेक्टर है, तो यहाँ यश सब्जेक्ट है। अगला एग्जाम्पल में हम देखते हैं, यश चोपड़ा एंड ब्रदर्स आर फिल्म मेकर्स, तो यहाँ पर यश चोपड़ा एंड ब्रदर्स, ये 4 अक्षरों से बना हुआ भी ये पूरा का पूरा हिस्सा सब्जेक्ट है, इसलिए सब्जेक्ट कैन फॉर्म अ सिंगल वर्ड और मोर देन वन वर्ड ऑल्सो। अब हम जाने कि सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, हम किसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स। हिंदी में ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं कर्म। Nouns or pronouns do not just function as subjects in a sentence, but they can also be objects. तो किसी भी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम सिर्फ कर्ता के रूप में ही कार्य नहीं करते, अपितु कर्म के रूप में भी कार्य करते हैं, वो कर्म भी हो सकते हैं। Subject does the action and object is one that receives the action or is affected by the action. कर्ता जो है वो कार्य करने वाला होता है और कार्य का प्रभाव जिस शब्द पर पड़ता है वह शब्द कहलाता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट जो है इट इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन और इट इज अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। इसीलिए हिंदी में कहते हैं क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है वह शब्द कर्म कहलाता है। अब कर्म को जानने के लिए एक सीधा सा सिंपल सा तरीका है कि हम क्रिया में व्हाट यानी क्या प्रश्न लगाएं। वी कैन आस्क अ व्हाट क्वेश्चन टू द वर्ब टू फाइंड द ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम उदाहरण लेते हैं, राम ईट्स एन एप्पल, राम एक सेब खाता है। यहाँ कौन सा कार्य हो रहा है, खाने का, तो हम खाना में प्रश्न लगाते क्या खाता है, तो हमको उत्तर मिलेगा एन एप्पल। तो यहाँ पर खाने का प्रभाव सेब पर पड़ रहा है। दूसरा उदाहरण ले, आदित्य प्लेज गिटार, आदित्य गिटार बजा रहा है। तो बजाने का काम कौन कर रहा है, आदित्य। क्या बजा रहा है, तो गिटार। तो हम इस प्रकार से जब वर्ब में क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट और हमको जब आंसर मिल जाता है तो वो आंसर ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट वाला जो सेंटेंस है वो कहलाएगा ट्रांजिटिव वर्ब वाला सेंटेंस। और जिन वाक्यों में या जिन सेंटेंसेस में हमको व्हाट का आंसर नहीं मिलेगा तो ऐसा सेंटेंस कहलाएगा इनट्रांजिटिव वर्ब वाला सेंटेंस। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलते हैं आई स्लीप एट नाइट, तो यहाँ पर काम हो रहा है सोने का, स्लीप। अगर हम पूछेंगे स्लीप व्हाट, क्या सोना, तो हमको इसका कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। हम कब सो रहे हैं ये बता रहे हैं कि रात में, नाइट में, लेकिन क्या का उत्तर हमको नहीं मिल रहा है। आई स्माइल्ड एट हिम, मैंने उस पर हंसा या मैंने उसको देखकर मुस्कुराया। तो यहाँ पर क्या मुस्कुराया, हमको कोई आंसर नहीं मिल रहा। स्माइल्ड व्हाट, तो कोई आंसर नहीं मिल रहा। तो ऐसा वर्ब्स जो है वो इनट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाता है।